ये पार्ट 2 वीडियो है साइंस के लिए। इसमें हम लोग फिर से चैप्टर वाइज करेंगे। इसमें अभी 13 चैप्टर को देखेंगे, सजीवों में परिवहन एवं उत्सर्जन। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे पौधों में जल और खनिज का परिवहन कैसे होता है। तो पौधों में जल तथा पदार्थ का परिवहन जिस उत्तक से होता है उसे हम लोग संवहन उत्तक कहते हैं। जिस उत्तक का यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ जाइलेम और फ्लोएम के बारे में पढ़ना है। जाइलेम मुख्य रूप से पौधों में जल और जरूरी खनिज पदार्थों का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है वो जब भोजन तैयार हो जाता है तो भोजन को पूरे शरीर में, पूरे पौधे में ले जाने का कार्य करता है, मतलब भोजन का निर्वहन करने का कार्य करता है। जाइलेम में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति होती है, परंतु फ्लोएम में जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब उसके बाद आते हैं वाष्पोत्सर्जन, जो एक रंध्र का ही कार्य है। पौधों में उपस्थित अतिरिक्त जब जल हो जाता है तो रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकालना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब वाष्पोत्सर्जन तो एक रंध्र का कार्य है। दूसरा कार्य क्या है, एक गैसीय आदान प्रदान। इसमें गैसीय आदान प्रदान मतलब जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, हम लोग के विपरीत, तो इसे हम लोग गैसीय आदान प्रदान कहते हैं। तो वो भी एक रंध्र का कार्य है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जंतुओं में परिवहन कैसे होते हैं। तो जंतुओं में परिवहन के लिए परिसंचरण तंत्र होते हैं। हृदय और रक्त वाहिनियाँ मिलकर शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। तो ऊपर के कक्ष होते हैं, ऊपर के कक्षों को आलिद कहते हैं और नीचे के कक्षों को निलय कहते हैं। रक्त जो है पूरे ऑक्सीजन ले जाने का, भोजन को ले जाने का कार्य करती है। तो रक्त किससे बने होते हैं, तो उसमें प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं होती है। रक्त कोशिकाएं जो है वो, प्लाज्मा जो होता है वो तरल होता है, तरल भाग होता है। मतलब अगर रक्त का तरल भाग क्या होता है तो उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में 3 प्रकार की जो है कोशिकाएं होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं होती है, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है और पटिकाणु होती है। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं और श्वेत रक्त कोशिकाएं और पटिकाणु। तो इसमें लाल रक्त कोशिकाओं में लाल जो रंग होता है एक वर्णक होता है, एक पिगमेंट होता है, जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, वो सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य करती है। तो हीमोग्लोबिन सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य करती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। जो भी बैक्टीरिया आते हैं शरीर में उसको नष्ट करने का कार्य करने वाला काम करता है श्वेत रक्त कोशिकाएं। और थर्ड है पटिकाणु। पटिकाणु का रक्त में थक्का बनाने का कार्य है, जिससे रक्त का बहना, अगर कोई कट जाता है, कहीं कट लग गया शरीर पे, तो वो पटिकाणु जो है रक्त का थक्का बना देते हैं, जिससे रक्त का बहना रुक जाता है। अब आते हैं जंतुओं में उत्सर्जन। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सजीवों के शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ, जो मतलब बेकार के पदार्थ हैं, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालने वाला जो ये प्रक्रम होगा, प्रक्रम को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। तो मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र के निम्नलिखित अंग हैं। ये सब 2 मूत्र, ये किडनी के बता रहे हैं। यहाँ जो है पहले उत्सर्जन तंत्र ये बात करेंगे तो पहले 2 है, एक जोड़ा सेम के आकार का ब्रिक मतलब किडनी हो जाता है। 2 मूत्र वाहिनी, ये वाहिनी है, मतलब एक पाइप जैसा होगा मूत्र वाहिनी। एक मूत्राशय में ही जो है वो मूत्र संचित होकर रहता है। और एक मूत्रमार्ग, ये वाला पार्ट। तो ये जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है उत्सर्जन तंत्र के भागों को। और ये किडनी के हो सकता है, ये मतलब है आ सकता है कि चित्र बनाएं, ये जो है मानव के उत्सर्जन तंत्र के चित्र बनाएं और सभी अंगों को दिखाएं और उनके कार्य को लिखें। किडनी रक्त में उपस्थित नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, तो नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको छानने का कार्य करती है किडनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है किडनी का। तो ये चैप्टर हो गया है। अब हम लोग चैप्टर 14 पे आते हैं, जो हम लोग पढ़ना है ऊष्मा। तो ऊष्मा ये भी एक जो है ऊर्जा ही है। जिस तरह हम लोग विद्युत पढ़े, विद्युत भी एक ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का रूप है, उसी तरह ऊष्मा भी एक ऊर्जा है। गर्म ठंडा होने की माप, तापमान या फिर तापक्रम बोलें तो ऊष्मा का ही एक प्रभाव है। जो गर्मी है, टेम्परेचर है, वो क्या है, हीट ही है, ऊष्मा ही है, ऊष्मा का ही एक प्रभाव है, गर्म और ठंडा होना। तो
तो ताप को मापने के लिए कई तरह के जो है वो तापमापी होते हैं, थर्मामीटर होते हैं, जैसे डॉक्टरी थर्मामीटर होते हैं, प्रयोगशाला थर्मामीटर होते हैं, अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर होते हैं, जो हम लोगों को क्लास 7 में पढ़ना है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर जैसे हम लोग जानते हैं कि जिस थर्मामीटर से बुखार लगने पर उसका तापमान मापते हैं, तापक्रम मापते हैं, उसे हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। तो यहाँ जितना भी हम लोग थर्मामीटर अगर देखेंगे तो सभी में थर्मामीटर में पारे का ही यूज़ किया जाता है। और क्यों किया जाता है? तो क्योंकि यह एक तरल पदार्थ है, तरल धातु है। तो एक धातु है और यह तरल होता है, लिक्विड होता है। उसका ताप बढ़ने से प्रसार एक समान होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है उसका। एक ताप जितना भी 1 डिग्री पे जितना ताप बढ़ता है समान मात्रा में, 2 डिग्री पे उतना ही बढ़ेगा। तो इस तरह से जो है समान माप में वो ताप बढ़ने से वो प्रसार होता है उसका। या ऊष्मा का सुचालक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, अगर वो ऊष्मा का सुचालक नहीं होगा तो ऊष्मा के साथ वो कुछ प्रभाव ही नहीं दिखाएगा। यह चमकदार होता है, इसलिए आसानी से शीशे के बाहर से देखा जा सकता है और ये शीशे से चिपकता नहीं है। ये इसके गुण हो गए पारे के, इसलिए सभी थर्मामीटर में हम लोग पारे का यूज़ करते हैं। ऊष्मा के प्रभाव की 3 विधियां हम लोग पढ़ेंगे कि ऊष्मा प्रवाह कि ऊष्मा किस तरह से प्रभाव होती है, एक जगह से दूसरी जगह चलती है। तो उसमें संचालन, संवहन और विकिरण। संचालन, जिसको चालन बोलते हैं, ये सिर्फ ठोस, द्रव्य और गैस, ये तीनों में पदार्थ में होता है, लेकिन इसमें निर्वात में नहीं होता है। क्योंकि संचालन के लिए, चालन के लिए एक माध्यम का जरूरत होता है, जो निर्वात में माध्यम नहीं होगा। इसलिए ठोस, द्रव्य, गैस, जो हम लोग जानते हैं पदार्थ की 3 स्थितियां, वो तीनों में जो है गमन कर सकती है। संवहन के बारे में अगर जानते हैं तो ये द्रव्य और गैसों में होती है, लेकिन ठोस और निर्वात में नहीं होता है संवहन। विकिरण का बात करेंगे। विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे सन का लाइट, कोई भी माध्यम का जरूरत नहीं होगा, वो ठोस, द्रव्य, गैस, निर्वात सभी में जो है वो संचलन कर सकता है, गमन कर सकता है। अब आते हैं स्थल की ओर से आने वाले हवा को हम लोग थल समीर कहते हैं। तो थल समीर क्या होगा कि जो ये स्थल की ओर, मतलब समुद्र से स्थल की ओर आ रहे हैं, इसको हम लोग थल समीर कहते हैं। तो ये दिन के समय होते हैं। दिन के समय जो है वो स्थल ज़्यादा गर्म होता है समुद्र की अपेक्षा में। तो जब गर्म होगा तो वो कम दबाव बनेगा, तो यहाँ की हवाएं ऊपर उड़ जाती है, हल्की हो जाती है, ऊपर उड़ जाती है। तो समुद्र से हवाएं जो है वो ये स्थल की ओर चलती है, तो इसे हम लोग थल समीर कहते हैं। जस्ट अपोजिट उसके क्या होगा कि यहाँ रात में स्थल जो है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, और जबकि समुद्र जो है वो ज़्यादा गर्म रहेगा। तो गर्म रहेगा तो यहाँ जो है समुद्र में कम दबाव वाला क्षेत्र होगा, तो हवाएं जो है वो स्थल से समुद्र की ओर चलेगी, जिसे हम लोग समुद्र समीर कहते हैं। ये हो गया चैप्टर। अब आते हैं चैप्टर 15, पौधों में जनन। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे। पौधों में जनन, पहले हम लोग जनन के बारे में जानते हैं। तो जनन वह जैव प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी, सभी प्राणी अपने ही जैसे जीवन या संतान को उत्पत्ति करते हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक जनन और एक है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पौधे बिना बीजों के ही जो है नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं, और जबकि लैंगिक जनन जो होता है उसमें हम लोग को बीजों की आवश्यकता होगी ही होगी। तो नए पौधे बीजों की सहायता से ही प्राप्त होते हैं। ये कायिक प्रवर्धन क्या है? यह एक अलैंगिक जनन का ही एग्जाम्पल है, जिसमें पौधे बिना बीजों के अन्य अंग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि किसी भी कायिक अंग, कायिक मतलब शरीर के अंग से पौधों को जन्म दे सकते हैं। एक नया जो है वो पौधे उत्पन्न हो सकता है। अब हम बात करेंगे जड़ों द्वारा प्रबंधन कैसे होता है, तनों द्वारा कैसे होता है और पत्तियों द्वारा कैसे होता है। तो किस में होता है? तो हम लोग यहाँ जड़ में अगर देखेंगे तो डहलिया जो फूल होता है, लीली फूल है, तो ये फूलों में अगर हम देखेंगे तो ये इस तरह का जड़ होता है जिसमें संचयी वाला भाग है, उसी से नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। तनों वाला प्रबंधन अगर देखेंगे तो पुदीना और गन्नों के जो गांठे होते हैं, ये गन्ने हो गए, गन्ने की गांठों की जड़ जो है निकल के एक नए पौधे को जन्म देती है। तो पुदीना में क्या देखा गया है कि इसके जो तने के जो गांठ होगा वहाँ पे जड़ निकल जाती है और वो एक नया पौधा उससे उत्पन्न हो जाता है। पत्तियों का प्रवर्धन का बात करेंगे तो पत्तियों में ऐसा पौधा जिसको हम लोग बायोफिल्म कहते हैं, जिसको हम लोग क्षेत्रीय लैंग्वेज में अगर बात करेंगे तो पत्थल चट्टा कहते हैं।
जो पथरी हो जाता है तो उसमें ये घोल के पीस के पिलाया जाता है। तो बायोफिल्म, ये पत्ता जो है इसमें किनारे किनारे पे जो है वो नए पौधे निकल जाते हैं। तो ये भी पत्तियों में प्रवर्धन इस तरह से दिखाया जा सकता है। कृत्रिम विधि में, कृत्रिम मतलब नकली, आर्टिफिशियल, पौधे के जो तने को छोटे छोटे भागों में, जिसको हम लोग कलम कहते हैं, में काट लिया जाता है। और मतलब जहाँ पे हम लोग ये इस तरह का पौधा होगा जहाँ पे कलम है, गांठें हैं, यहाँ पे हम लोग इसको काट लेंगे और इसको नम्र मिट्टी में गाड़ देंगे। तो कुछ सप्ताह के बाद देखेंगे कि इससे भी जो है वो नए पौधे निकल आए हैं। अब आते हैं लैंगिक जनन, जो हम लोग सिर्फ यहाँ पौधों के बारे में हम लोग पढ़ना है, पौधों में लैंगिक जनन। तो पुष्प जो है वो पौधे के जनन अंग होते हैं। तो पुष्प में, पुष्प को अगर बात करेंगे तो पौधे में जनन अंग के एग्जाम्पल होते हैं। जनन अंग दो प्रकार के होते हैं, एक है नर जनन अंग जिसको हम लोग पुंकेसर, और मादा जनन अंग जिसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुंकेसर और स्त्री केसर। ये पौधे में हम लोग बात करेंगे, पुष्प में देखेंगे तो कुछ पौधे जिसमें केवल पुंकेसर और केवल स्त्री केसर ही होते हैं, ऐसे पौधे, पुष्प को हम लोग एकलिंगी पुष्प कहते हैं। मतलब ये बता रहा है कि एक ऐसा पुष्प जिसमें सिर्फ स्त्री केसर हो या फिर पुंकेसर हो, तो हम लोग सिर्फ उसको हम लोग एकलिंगी कहते हैं, क्योंकि एक ही लिंग है उसमें। जैसे मक्का हो गया, पपीता हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया। और जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही विद्वान होते हैं, दोनों ही होते हैं, तो उसे हम लोग द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो ये जो है वो द्विलिंगी का एग्जाम्पल है और ये एक लिंगी का एग्जाम्पल है। जैसे सरसों हो गया, गुलाब हो गया, पिटोनिया हो गया, उड़हुल हो गया, ये सब जो है वो द्विलिंगी पुष्प के एग्जाम्पल हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग बात करेंगे कि ये कभी कभी जो है वो क्वेश्चंस बोल देता है कि ये फिगर बनाए द्विलिंगी पुष्प का, और जिसमें अलग अलग अंगों को दिखाए, स्त्री केसर, पुंकेसर जो है वो अंगों को दिखाएं। परागण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं या पहुंचते हैं, हम लोग उसको परागण कहते हैं। तो ये परागकोश है, ये वर्तिकाग्र है। तो परागकोश से वर्तिकाग्र तक जाने का जो प्रोसेस होगा परागकण का, इसमें परागकोश में क्या होता है, परागकण होते हैं। परागकण का वर्तिकाग्र तक जाने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम लोग परागण कहते हैं। निषेचन, निषेचन क्या है, तो मादा युग्मक से नर युग्मक के संयोजन की विधि निषेचन कहलाती है। जब मादा युग्मक और नर युग्मक के संयोजन होता है, जब मिक्स होते हैं, तो हम लोग उसे निषेचन कहते हैं। इस संयोग से बनी जो कोशिका होती है उसे युग्मनज कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, युग्मनज किसे कहते हैं, तो स्त्री केसर और पुंकेसर, मतलब मादा युग्मक और नर युग्मक के संयोजन से जो बनता है उसे ही हम लोग युग्मनज कहते हैं। धन्यवाद।